हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। तो इस वीक हम बात करेंगे दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग असम्स हीलिंग लॉ। अपने आप में आप लोगों को पहली बार शायद इस हीलिंग लॉ के बारे में सुन रहे होंगे, या ऐसा लॉ जो कि हीलिंग से रिलेटेड हो। लेकिन ये लॉ एग्जिस्ट करता है, सिर्फ असम नहीं, इसके अलावा और भी स्टेट्स है जहाँ पर इस तरीके का लॉ हमारे इंडिया में है। उसके बाद में हमारा जो सेकेंड टॉपिक है ये इमिग्रेशन बिल के बारे में है। तो एक प्रपोज्ड बिल है इमिग्रेशन को लेकर, टेबल किया हुआ है इसको पार्लियामेंट में। तो क्या है ये बिल, क्या इसकी शॉर्टकमिंग्स है, क्या इसमें अच्छी बातें हैं, उन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज असम्स हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ इविल प्रैक्टिस एक्ट ऑफ 2024। तो अगर हम इस लॉ की बात करें तो 2024 में ये आ चुका था। इसका मेन एम क्या था? मेन एम ये था टू इरेडिकेट एक्सप्लॉइटेटिव नॉन साइंटिफिक हीलिंग प्रैक्टिसेस दैट हार्म पब्लिक हेल्थ। तो जैसे अगर हम चाहे देखें तो हमारी कंट्री में ड्यू टू इलिटरेसी काफ़ी लंबे टाइम तक, कोई इवन अभी भी रूरल एरियाज में, रूरल पॉकेट में, अब रूरल पॉकेट में क्या अगर मैं बात करूं कि अब कई बार अर्बन एरियाज में भी हमें ये देखने को मिलता है कि सुपरस्टिशन को लेकर लोग अभी भी इस इन्फ्लुएंस में रहते हैं कि सुपरस्टिशन को मानते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लैक मैजिक, काला जादू, इन सारी चीज़ों में मानते हैं। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं विद पब्लिक, और इससे कहीं ना कहीं आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, मेडिकल इशू रिजॉल्व हो जाएगा, इसको लेकर भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए कि लोगों की पब्लिक हेल्थ को हार्म ना पहुंचे, इसीलिए असम ने ये बिल पास करा जिसका नाम है असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ इविल प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 2024। अब अगर हम इस बिल की बात करें तो इस बिल को काफी डिफरेंट ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज किया है। क्या वो ग्राउंड है और क्या है इस बिल में, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट इनकम्पासेस द इंटायर ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब यहाँ पर जो हीलिंग टेक्निक्स है या हीलिंग में जो मेडिसिन आएंगी, इसका डेफिनेशन बहुत ब्रॉड रखा हुआ है, जिसके कारण उसमें आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, ये सभी इंक्लूड हो जाता है। इसके साथ साथ किसी एक नहीं, सारे ही रिलीजन को इसमें एड्रेस करा है, जिसमें अगर कोई फेथ बेस्ड हीलिंग हो रही है किसी टेम्पल में, मॉस्क में, दरगाह में, शिरीन्स में, तो ये सब ही इस एक्ट के ब्रॉडर डेफिनेशन के अंडर आएगा और सबको पनिशमेंट हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिलीजन और सुपरस्टिशन के बीच की जो लाइन थी, इसको काफी ब्लर कर दिया इस एक्ट ने। अगर हम देखें तो इस एक्ट में कुछ हमें वर्ड देखने को मिलते हैं जैसे अल्टीरियर और सिंस्टर मोटिव। अब यहाँ पर ये अल्टेरियर और सिंस्टर मोटिव जो है, दिस इज डिफाइंड नो वेयर इन द एक्ट। नाउ दिस कैन गिव राइज टू अ पोटेंशियल मिसयूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। क्योंकि अगर हम देखें तो कुछ ट्रेडिशनल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है, जो हमारे घरों में भी फॉलो होता होगा, उसमें ऐसा कुछ हार्म नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि हम मेडिसिन के साथ साथ हम ये भी कर लेते हैं जस्ट एज अ फेथ, अगर क्या पता इससे ठीक हो जाए कोई चीजें। लेकिन यहाँ पर अल्टीरियर और सिंस्टर मोटिव को डिफाइन नहीं करने के कारण क्या हो रहा है कि जो बहुत कॉमनली या ट्रेडिशनल हमारी चीज़ें, वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। जब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, ये सारी मेडिसिन सिस्टम को भी अगर हम देखें तो ब्रॉडर डेफिनेशन के अंडर ये सारी चीज़ें भी आती है। अब यहाँ पर जो थ्रेड है ये रिलीजियस फ्रीडम को हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर नो क्लियर एग्जम्पशन फॉर फेथ बेस्ड रिचुअल। अब कुछ तो रिचुअल भी होते हैं, लेकिन इन रिचुअल्स को भी इसमें नहीं ऐड किया गया, इसमें नहीं एक्सक्लूड किया गया। उसके अलावा अगर हम देखें प्रेयर, हीलिंग सेरेमनीज एंड रिलीजियस कस्टम्स कुड फेस अ प्रोसिक्यूशन। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कॉमनली हिंदू रिलीजन में बात करें तो कुछ मंत्र होते हैं, अगर कोई पर्सन बीमार पड़े तो उस मंत्रों का भी प्रेयर किया जाता है। अब ऐसी चीजें भी जो है वो इस एक्ट के ब्रॉडर डेफिनेशन के अंडर आती है, जिसमें हम इसको असम हीलिंग प्रिवेंशन प्रैक्टिस एक्ट की अगर जो ब्रॉडर डेफिनेशन जिसमें सुपरस्टिशन को इरेडिकेट करने की बात करी, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की बात करी हुई है, तो उस ब्रॉडर डेफिनेशन में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आ जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का क्या इंटेंट था इसको लाने के पीछे, अगर हम देखें तो एज पर द सीएम ऑफ असम दैट इज हेमंत विश्व शर्मा, उनका मेन यहाँ पर बात यही थी कि इससे रिलेटेड बहुत सारे कन्वर्जन भी होते हैं। तो इसीलिए इस तरीके की हीलिंग प्रैक्टिसेस जो कि अप्रूव नहीं है, ठीक है, जो कि रिलीजियस बेस्ड है, जो कि सुपरस्टिशियस बेस्ड है, ठीक है, इसे बैन करना है। अब यहाँ पे असम क्रिश्चियन फोरम जो है, इसने स्पेसिफिकली इसे अपोज करा। दे स्टेटेड दैट कि स्टेटिंग प्रेयर इन इटसेल्फ इज नॉट अ मैजिकल
हीलिंग, और आप हमको इस तरीके से या प्रेयर को या एक ब्रॉड डेफिनेशन देकर बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर आप ला सकते हो। अगर पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो सीएम स्ट्रेट अवे ही वांट AIUDF लीडर बदरुद्दीन अजमल कि अगर आप ऐसी कोई हीलिंग करते हो, प्रेयर करते होंगे, वी विल गोइंग टू अरेस्ट यू। अब यहाँ पे अपोजिशन ने कंसर्न उठाया। अपोजिशन का कंसर्न यहाँ पर ये था कि कहीं ना कहीं इस तरीके के एक्ट के कारण, और अल्टीरियर मोटिव ऐसे टर्म या सेंसिटिव मोटिव ये डिफाइंड नहीं है, इसके कारण ये हो सकता है कि बहुत सारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो है, खासकर ट्राइबल ग्रुप्स की, ट्राइबल ट्रेडिशन, ये भी इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन में आ जाएगा। और अगर हम बात करें असम की, तो असम इज द लैंड ऑफ सो मेनी ट्राइब्स और उनके डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस है। अब यहाँ पे व्हाट आर अल्टरियर मोटिव्स, ठीक है, एक्ट में तो कहीं पे डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें सीएम के स्टेटमेंट को देखते हुए तो ये कहीं ना कहीं रिलीजियस कन्वर्शन के ऊपर पॉइंट आउट करता है। नाउ सिमिलर लॉ अगर क्या हमारी कंट्री में और भी है, और क्या यहाँ पर फेथ बेस्ड हीलिंग जो है उसको उन लॉ में इंक्लूड रखा है या एक्सक्लूड रखा है, तो बात करें तो सबसे पहला ऐसा लॉ जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो लॉ है वो महाराष्ट्र में आया था। अब महाराष्ट्र में ये जो लॉ आया था, इस लॉ के पीछे एक पूरा बैकग्राउंड था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है इन महाराष्ट्र दैट फोकसेस ऑन कि कैसे रूरल एरियाज में या लोगों में जो सुपरस्टिशन है, ठीक है, ये खत्म हो, जिससे लोग गलत ट्रैप में ना फंसे। और ऐसा ही लॉ जो है वो हमें कर्नाटक में भी देखने को मिलता है, जिसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एक्सक्लूड रखा है इस एंटी ब्लैक मैजिक लॉ से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि लोग क्यों जाते हैं इन हीलर्स के पास में या ऐसे सुपरस्टिशियस चीज़ों के बारे में, तो इसका आंसर बहुत सिंपल हमें मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उतना नहीं है, जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। अगर हम मेडिकल कॉस्ट की बात करें, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो दैट इज सो हाई, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी लोगों में ये डिस्परेशन रहता है कि हम जल्द से जल्द ठीक हो और इन सारी चीज़ों से हम बाहर निकले। अब यहाँ पर मेन कंसर्न यही है कि एक्ट जो है, एक्ट क्रिमिनलाइज द हीलिंग प्रैक्टिसेस विदाउट एड्रेसिंग द हेल्थ केयर्स। तो कहीं ना कहीं अगर आप हीलिंग एक्ट की, सुपरस्टिशन और पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हो, तो आपको दोनों तरफ से एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। एक तो ये जो हीलर्स है, हम इनको कैसे, जो कि फ्रॉड हीलर्स है, हम कैसे इनको हटा के हमारे मेडिकल सिस्टम को रोबोस्ट बना सकते हैं कि लोग इन हीलर्स के पास में जा ही ना। नाउ देयर इज वन मोर थिंग इज दैट कि अगर हम बात करें कि स्टेट रेगुलेशन और रिलीजियस फ्रीडम की, तो जैसे महाराष्ट्र की मैंने बात करी कि महाराष्ट्र का एक पूरा बैकग्राउंड था, वहाँ पे एक सोशल मूवमेंट था, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसके लिए काफी लंबे टाइम के लिए वर्क कर रही थी। अगर हम असम के लॉ की बात करें तो असम के लॉ में हमें ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीजियस कन्वर्जन जो है उसको सेंटर में रख के ये लॉ लाया गया हुआ है। अब यहाँ पे एक और बात ये है कि इससे रिलेटेड जो फर्स्ट अरेस्ट भी हुआ है ये क्रिश्चियन प्रिस्ट का हुआ है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भी ये एक क्वेश्चन उठाया गया है कि ये लॉ जो है ये काफ़ी डिस्प्रपोर्शनेटली मुस्लिम और क्रिश्चियन हीलर्स को फोकस करता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एक बात ये है कि अगर आप लोगों के साथ में फ्रॉड कर रहे हो, एक फ्रॉड हीलर अगर आप हो, तो एक्शन शुड बी टेकन, बट दैट शुड बी कॉशियसली टेकन। ये लॉ किसी को टारगेट करने का तरीका नहीं बनना चाहिए, बिकॉज इस लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही रहना चाहिए कि कैसे हम फ्रॉड हीलर्स को जो है वो हमारे सिस्टम से निकाले और हेल्थ केयर फैसिलिटी को हमारे स्ट्रॉन्ग करें, जिससे लोग जो है वो इन हीलर्स के पास में जा ही ना। अगर हमारे कल्चर की भी अगर हम बात करें तो हमारे कल्चर में हीलिंग जो है काफ़ी लंबे टाइम से रहा है। आयुर्वेद एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें कहीं ना कहीं हमारा जो आयुर्वेद का जो नॉलेज है वो हमारे वेद से आता है, हमारे डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट से भी आता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बेटर अप्रोच लेने की ज़रूरत है, जिसमें हमें हेल्थ केयर और कहीं ना कहीं साइंटिफिक अवेयरनेस इनको फोकस करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ वी शुड इंगेज विद द कम्युनिटीज टू कर्ब हार्मफुल प्रैक्टिसेस विदाउट इरेजिंग द ट्रेडिशंस। तो ट्रेडिशन को भी बचाना है और साथ ही साथ ऐसी फ्रॉड चीज़ों को भी हमें ख़त्म करना है। नाउ सेकेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द इमिग्रेशन एंड द फॉरेनर्स बिल्स ऑफ 2025। तो इसको लेकर अगर हम देखें तो ये बिल पास्ट के हमारे 3-4 लॉज को कहीं ना कहीं रिपील करके एक नया लॉ लाने की बात कर रहे हैं। तो ऑल टुगेदर जो इमिग्रेशन है और फॉरेनर्स, इनसे रिलेटेड एक कंप्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क जो है वो इस बिल में एड्रेस
करने की गवर्नमेंट ने बात करी हुई है। अब अगर हम इस एक्ट के बारे में देखें, क्या इसके मेन प्रोविजन है, इसमें क्या क्या नई चीज लाई गई है, क्या कंसर्न्स है, क्या अच्छी बातें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड फॉरेन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये दो एस्पेक्ट कवर करे हुए हैं। तो सेक्शन 5 जो है इस बिल का ये कहता है कि देयर विल बी अ न्यू डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड न्यू ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन दैट विल बी हेडेड बाय अ कमिश्नर, ठीक है, एंड द कमिश्नर शुड बी एंड कमिश्नर विल बी असिस्टेड बाय द इमिग्रेशन ऑफिसर्स। अब यहाँ पर कमिश्नर के इस न्यू ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, इसका फंक्शन होगा कि वो रेगुलेट करे एंट्री, एग्जिट एंड मूवमेंट ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया। Section 7, it is also one of the important section that gives the power to the center to restrict entry and exit route, to control where foreigner can stay, to demand the biometric data and medical examination from the foreigners, to prohibit it prohibit actually to make association activities and the position that is regarding positions that is regarding the foreigners, and also enforce discipline and punishment in designated areas। तो सेंटर को एक बहुत बड़ा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक ब्लैंकेट पावर मिल जाता है फॉरेनर्स के कंडक्ट और उनकी एंट्री एग्जिट, उनकी हर चीज को लेकर। ना अगर हम यहाँ पे पेनल्टीज की बात करें तो पेनल्टीज भी रिवाइज करी हुई है, काफी बड़ी हुई है। अगर कोई फॉरेनर जो है वो इंडिया में ओवर स्टे करता है, वीजा में जितना परमिटेड उससे ज्यादा ओवर स्टे करता है, तो ही कैन बी पनिश्ड विद 3 years जेल एंड 3 lakh फाइन। अगर कोई फॉरेनर एंट्री करता है विदाउट वैलिड पासपोर्ट तो पनिशमेंट विल बी 5 years एंड 5 lakh फाइन। वही अगर कोई फर्स्ट डॉक्यूमेंट लेकर इंडिया में आता है देन पनिश्ड विद 2 to 7 years ऑफ जेल एंड 1 to 10 lakh फाइन। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कंप्लायंसेस की भी बात करिए तो यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, इनको फॉरेनर्स से रिलेटेड अगर उन्होंने एडमिशन करा हुआ है तो उसका डिटेल देना पड़ेगा जब भी उनसे मांगा जाए। सेकेंड, कंट्रोल ओवर पब्लिक स्पेसेस। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ ऐसे स्पेसेस को क्लोज कर सकती है जहां पर फॉरेनर्स ना जा, कुछ फॉरेनर्स को कुछ स्पेस से रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि उन स्पेसेस पे फॉरेनर्स नहीं जाए। तो कंसर्न यहाँ पर यही आता है कि गवर्नमेंट का पावर काफी कंट्रोल काफी एक्सपांड हो गया है, ठीक है, एंड इट गिव अरेसेस की ऑन द नेम ऑफ इन्फोर्समेंट एंड राइट्स, ठीक है, इन्फोर्समेंट आप यहाँ पर कर रहे हो, पर लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में जो नॉन सिटीजन है उनकी भी राइट्स होती है। अगर यहाँ पर बात करें तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ कैरियर्स और उसके साथ में कुछ क्रिटिसिज्म भी बिल का क्या हुआ है। तो यहाँ पे कैरियर्स जो है उनसे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कैरियर बेसिकली मींस कि अगर कोई फॉरेनर इज ट्रेवलिंग टू इंडिया तो ऑब्वियसली वो एयर से आएगा या फॉर एग्जांपल वाटरवे से आएगा या लैंड से आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम देखें तो तीनों ही तरीके से एंट्री है, ठीक है। तो कोई पैसेंजर या कार्गो यहाँ से आता है तो यहाँ पर उस कैरियर जो है, जो भी एयरक्राफ्ट कंपनी है या वो शिप कंपनी है, ठीक है, उनको मैंडेटरी इंफॉर्मेशन शेयर करना है कि कौन सा पैसेंजर आया, कब गया, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड इन्हें रखना है। और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट ड्यूटी भी कि मस्ट रिमूव फॉरेनर्स डिनाइड एंट्री। तो यहाँ पर उनको ये भी देखना है कि अगर किसी को अलाउड नहीं है तो उनको भी एंट्री यहाँ पर नहीं देना है। और अगर कोई कैरियर्स यहाँ पे वॉयलेशन करते हैं लॉ का तो पेनल्टी होंगी अप टू 50,000 फाइन फॉर द वॉयलेशन। अब क्रिटिसिज्म जो है ये कांग्रेस की तरफ से आया। कांग्रेस के अगर हम देखें तो सीनियर लीडर दैट इज मनीष तिवारी, जो कि मिनिस्टर भी रह चुके हैं पास्ट में। सो ही सेड द बिल कुड बी मिसयूज्ड टू डिनाई एंट्री बेस्ड ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो इनका ये बोलना है कि अगर कोई फॉरेनर जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ में आता है और वो आके इंडिया में क्रिटिसिज्म करने वाला है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको उसकी एंट्री ही रोक देगी। उसके अलावा अगर बात करें तो अपोजिशन ने ये भी कहा है कि यहाँ पर अपील मैकेनिज्म नहीं है टू द फॉरेनर्स अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कोई डिसीजन लेती है तो। उसके अलावा टीएमसी जो है उनकी भी पार्टी के एक लीडर सौगता रॉय जो है उनका कहना है द लॉ में रिस्ट्रिक्ट द फॉरेन टैलेंट इन एकेडमिक्स एंड मेडिकल साइंस, क्योंकि हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल्स को डिटेल देनी पड़ेगी अगर आप किनको एडमिट करते हो अपने इंस्टीट्यूशंस में। तो अगेन कंसर्न का यही इसमें सवाल आता है द बिल स्ट्रेंथन्स द इमिग्रेशन कंट्रोल but it raises the transparency and right concerns। तो कहीं ना कहीं ठीक है, इमिग्रेशन को लेकर लॉ यूनिफाइड हो रहा है, कंप्रेहेंसिव हो रहा है, एक लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास में आ रहा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी दूसरे एंड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये पर्टिकुलर चीज था इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। सो थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।